नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग हिंदी में वर्ण विचार को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि उसी वर्ण विचार से संबंधित जो है कुछ प्रश्न आपके लिए रखे जाएं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सके कि जो हम लोगों ने आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, क्या वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम लोगों ने उसको पढ़ा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर बात है कि स्वर, व्यंजन सब मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, शब्द और वर्ण। तो अगर मैंने बोला था कि बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के अगर बात करें, क्या करें, बिना किसी शर्त के बात करें, तो बिना किसी शर्त के क्या होती है आपकी वर्ण होती है भैया। ठीक है, अगर शर्त की बात करती, बिना किसी शर्त के हम लोग अगर बात करें, बिना किसी शर्त के बोले तो वर्ण होती है। अगर बोलता भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर बोल देता है यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आप जैसे मौखिक लगाते तुरंत कहते सर ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। बिल्कुल से आप इस बात को ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्णों के संकलन को तो कहते नहीं है, शब्द की गणना भी नहीं है, शब्द के समूहों को नहीं है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो वर्ण है इसी के व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं? ठीक है, कंठ ध्वनियां आपको निम्नलिखित में से बतानी है। रेलवे 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत प्यारा सा है। तो आपको पता है जब मैंने आपको का खा बताया था, या जब मैंने आपको बताया था, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। चा छा के बारे में बताया है, या रा ला के बारे में बताया है, टा ठा अड़ा के बारे में, सब मैंने बताया है। मैंने आपको का खा बताया था अभी शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास के एक दिन पहले, हाँ आपने शायद चौथी क्लास देख लेनी है, जिसमें आपको ये बड़े आराम से मिल जाएगा कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कौन सी ध्वनि मूर्धन्य तरह से निकलती है, दंत मूल से कौन सी निकलती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज जो है बताई थी। मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। अगला है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन कौन से। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा मूर्धन्य वाला, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डा और ढा। ठीक है, डा और ढा क्या हो जाएगा? आपका मूर्धन्य। गा और घा तो आपका मूर्धन्य होता नहीं, जा और झा है ना। चाचा जाजा ये आपको पता है तालु वाले होते हैं, काखा गाघा आपके अभी हम लोगों ने देखा, पापा बाबा आपके ओस्ट वाले होते हैं। यानी मूर्धन्य जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जो कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं, ये क्या होते हैं? आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। मैंने अभी बताया है, कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इस चीज़ को। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है। ठीक है, हमने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, जिस चीज़ को हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि दांत और ओंठ से बताएं, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा है दांत और ओठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? दंतोष्ठ इनको बोला था। तो वह जो होते हैं ये दांत और ओठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? दांत और ओठ से बोले जाते हैं। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को देखते रहें कि कहाँ से क्या क्या बोला जाता है। सारी की सारी ध्वनियाँ है ना, ये हमने आपको बता दी थी कि पूरा का पूरा जो का वर्ग होता है ये कंठ से बोला जाता है, का वर्ग कंठ से बोला जाता है। और हमने देखा था आ है ना, ये भी कहाँ से बोला जाता है? आपके कंठ से बोला जाता है। बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण वर्ण है? ठीक है, अच्छा मैंने आपको चीज बताई थी अल्प प्राण और महाप्राण, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर क्या क्या होता है, कौन कौन से अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो ध्यान देना, अल्प प्राण आपके कौन कौन से होते हैं? का और गा होते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो है व्यंजनों को वर्गीकृत करके भी बताया था कि जो व्यंजन होते हैं ये तो एक होते हैं आपके अल्प प्राण, और एक कौन से होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, अब देखो अल्प प्राण में कौन कौन से आए थे? किसी भी वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा, है ना, ये मैंने बताया था, सॉरी ये पांचवा होगा, एक सेकंड इसको मिटा के सही कर दें। मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यहाँ लिख दे रहे हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका क्या होगा, अल्प प्राण। और महाप्राण वही जो बच गया आपका, कौन कौन सा बच गया सर, दूसरा बच गया और कौन सा बच गया आपका, चौथा बच गया। ये क्या होते हैं आपके महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में क्या होता है, आपके मुख से प्राण वायु यानी जो भी आपकी वायु निकलती है कब निकलती है, महाप्राण में आपके मुख से जो वायु निकलती है वो ज्यादा निकलती है या कंपन अधिक होती है। तो अल्प प्राण मतलब का, तो अल्प प्राण है, गा भी अल्प प्राण है। देखिए का यहाँ हो गया, मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया का, खा यहाँ लिख दिया, मैंने आपको करके बताया था, गा यहाँ लिख दिया, घा यहाँ लिख दिया और अंगा यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये अल्प प्राण है और इधर वाले सारे क्या हैं आपके महाप्राण है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको एज इट इज ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप अगर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, जिस टेलीग्राम का चैनल का नाम है विनेश क्लासेस। क्या नाम है, विनेश क्लासेस। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर जो मैं ये लिख रहा हूँ आपको एज इट इज ऐसा लिखा हुआ पीडीएफ भी मिलेगा, सिंपल पीडीएफ भी मिलेगा, दोनों तरह से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम पीएनजी बोलते हैं, पीएनजी आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नासिक के व्यंजन की बात कर रहा है। अगर हम लोग नासिक के व्यंजन की बात करें, अगर हम लोग क्या करें, नासिक के व्यंजन की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका नासिक व्यंजन। ठीक है, जो हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से बोले जाते हैं, यानी कौन से आपके इया भाई साहब, इसमें आपके क्या है, नासिक के व्यंजन है। इया क्या है आपके, नासिक के व्यंजन है। कल ही हम लोगों ने देखा था कि इया हो गया, हम लोगों ने देखा था, फिर और इसके सिवा भी और से होते हैं नासिक के वाले, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो हमने देखा था कि अंग होता है, एक तो आपने इया देख ही लिया है ना, एक क्या देखा था आपने, अड़ा देखा था, एक क्या देखा था आपने, ना देखा था। ठीक है, एक क्या देखा था आपने, एक हम लोगों ने माँ देखा था। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपके नासिक होते हैं, नाक से बोले जाने वाले सारे के सारे क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब से सब आपके क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अगला है ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1997 में रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है आपको कि ए और अय वर्ण जो है ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अभी कल हम लोगों ने इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो आपके ए और अय हैं, है ना, ए और अय हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंठ तालव्य ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ और तालव्य, यानी कंठ और तालु से मिलकर के बनते हैं। कहाँ से मिलकर के बनते हैं ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कंठ और तालव्य हो जाएगा। ये कहाँ से बोले जाते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, अच्छा अगला जो है हमारा 8th क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ा रखा है कि हिंदी वर्णमाला में क्या है आपका, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह आपके कौन कौन से हैं, अंग और आहा। असल में ये क्या करते हैं, ये अन्य ही अर्थ वहन करते हैं, अन्य अर्थ वहन करते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ा करके रखा हुआ है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे आ कहाँ से बोले जाते हैं तो आप कहेंगे सर ये कंठ ध्वनियाँ हैं। कहाँ से बोली जाती हैं, कंठ से बोली जाती हैं आपकी। और कोई पूछे ई कहाँ से बोली जाती है तो कहेंगे सर ये तालु से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। कहाँ से बोली जाती हैं ये, सर तालु से बोली जाती हैं। अच्छा, कंठ से जो आ बोला जाता है, इसके साथ में पूरा का वर्ग भी बोला जाता है ना, पूरा का पूरा का वर्ग भी इसके साथ बोला जाता है। जो आपकी ई है,
ई के साथ पूरा का पूरा आपका चा वर्ग भी बोला जाता है, ई के साथ पूरा का पूरा आपका चा वर्ग भी बोला जाता है, या और शा भी इनके साथ शामिल हैं, जो कि कहाँ से बोले जाते हैं, आपके तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऊ कहाँ से बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऊ आपके ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से, ओष्ठ से बोला जाता है। तो ऊ कहाँ से बोला जाता है सर, ओष्ठ से बोला जाता है। और पूरा का पूरा पा वर्ग, क्या, पूरा का पूरा पा वर्ग, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे करके, ठीक है, पूरा का पूरा पा वर्ग भी जो है आपके ओष्ठ से बोला जाता है। कौन सा, ऊ के साथ पूरा का पूरा पा वर्ग भी आपके ओष्ठ से बोला जाता है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये था। ओके, 9th देखते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। बहुत इंपॉर्टेंट है 9वां वाला। द्वित्व व्यंजन हम लोग कहते किसे हैं, कि जो एक ही व्यंजन क्या हो, 2 बार आ जाए, एक बार आधा आए और एक बार वही व्यंजन पूरा आ जाए। तो दिल्ली में देखो आधा ला और पूरा ला आ गया है, यानी दिल्ली क्या है आपका द्वित्व व्यंजन है। सी में आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन है। पुनः नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है, और उत्साह में भी आपका द्वित्व व्यंजन नहीं है। ध्यान देना हमारी बात को। ओके, 10th क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। शा, स, श, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रकंपी व्यंजन मैंने कुछ पढ़ाया है, बिल्कुल नहीं। स्पर्शी व्यंजन तो आपके सभी के सभी हो सकते हैं भैया, स्पर्शी व्यंजन तो आपके सभी के सभी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनको बोलते हो तो आपके मुंह से जो है थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, तो इन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सर अगर आपसे कोई पूछे सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे सर ये दंत सकार है, ये दांत के जगह से बोला जाता है, ये आपका मूर्धन्य वाला है, और ये आपका कौन सा है, तालब वाला शाह है, ठीक है। ये क्या है आपका तालब वाला है, और हा जो है अली जिब्बा, ये क्या है आपकी अली जिब्बा है। मैंने आपको ये बहुत ढंग से सारी की सारी चीजें जो है आपको पढ़ा रखी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियां हैं, इनमें से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियां हैं। तो आपको पता है कि जिसे हम लोग विदेशी या आगत कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी या आगत कहते हैं। क, ख, ग, ज, फा, अरबी फारसी वाले, नुक्ता वाले, वो ये सारे हैं, ठीक है। मैंने आपको नुक्ता भी बताया था कि यहाँ जो बिंदी हो जाए इसको बोलते हैं शिरो रेखा, और इसको बोलते हैं खड़ी पाई। इसको क्या बोलते हैं, शिरो रेखा, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो अगर कोई बिंदी यहाँ लग रही हो तो उसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं, यहाँ बोल रही है तो हम लोग उसको अनुनासिक बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं तो पंचमाक्षर चिन्ह होता है, और नीचे अगर ये बिंदी लगी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त चिन्ह बोलते हैं या ताड़नजात चिन्ह बोलते हैं। इतनी तरीके से हम लोगों ने इस चीज को देख लिया था, ठीक है। वैसे ही ये है आपका संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इन सारी चीजों को भी हम लोगों ने चीजें देख ली थी, ठीक। अच्छा है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण का मतलब जब आप इन्हें बोलते हैं तो आपके जो मुखार बिंदु है उससे कुछ ज्यादा ही कंपन जो है हवा बाहर निकल करके आती है, या कंपन स्वरतंत्रियों में बहुत ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। अगर आप 12वें पर जाएंगे तो खा तो घोष नहीं है, चा भी घोष नहीं है, और माँ क्या है आपका घोष है। माँ क्या है आपका घोष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अघोष और सघोष मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से, आप वीडियो में देखेंगे कि अघोष कौन कौन से होते हैं और सघोष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसी घोष का मतलब क्या हो गया, सघोष। घोष का मतलब क्या हो गया, सघोष हो गया। तो आपको बताना है कि कौन कौन से घोष हैं और कौन कौन से अघोष हैं, ठीक है। ओके, अगला है 13वां, निम्नलिखित में से अमानक वर्ण है। अमानक मतलब क्या, अब ये प्रचलन में नहीं है, ठीक है। अब जो है ये प्रचलन में है, झा अब इसको प्रचलन में नहीं रखा गया है, इसीलिए ये कैसा है आपका अमानक वर्ण है, ठीक। आप इसे क्या बोल सकते हैं, इस समय अमान्य हो गया है। ये बीएड 1999 में पूछा गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ओके, 14th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है क, ग, ज, फा ध्वनियां किसकी हैं। अभी मैंने बताया अरबी फारसी की ये सारी ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं, ये सारी की सारी ध्वनियां अरबी फारसी की ध्वनियां, अंग्रेजी की नहीं है, संस्कृत की नहीं है, दक्षिण भाषाओं की भी नहीं है। कहाँ की, अरबी फारसी की ये सारी की सारी ध्वनियां हैं। ओके, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है।
ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 15th वाला, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? भैया ध्यान दीजिए, मैंने आपको चीख चीख के बताया था हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अगर अब इनको एक एक जोड़ करके दिखाएं कि कितने कितने होते हैं तो आप जोड़ भी सकते हैं। सर कैसे जोड़ सकते हैं? 13 तो आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 13 तो आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, 13 स्वर होते हैं और 35 आपके कुल क्या होते हैं? आपके व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, 4 आपके क्या हो जाते हैं? 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। 4 आपके क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिला करके हमारे पास जो है वो 52 वर्ण हो गए। इस तरह से कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो गए। इस 35 में भी 33 तो सामान्य होते हैं प्लस 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। 2 क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक, तो हम लोग इनको ऐसे देख सकते हैं। बहुत चीजें हमने डिटेल में देखी हैं, बहुत चीजों को हम लोगों ने डिटेल में देख के रखा है, इसलिए हमको ज्यादा दिक्कत किसी चीज में नहीं होती है। आप पिछला वीडियो देखें, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, छा ध्वनिया है ना, किसके अंतर्गत आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें। 16वें का जो है ये संयुक्त वर्ण है। ध्यान देना, घोष वर्ण नहीं, मूल स्वर नहीं, ये क्या है आपका? संयुक्त वर्ण है। अगर आपसे कोई पूछे जो छा है किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये का और जो है आधा का और ये शा से मिलकर के बना हुआ है। ये कौन सा सा है? मूर्धन्य शकार। ठीक है, इससे मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कक्षा। जब हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं क्या है? कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका अगर शुद्ध उच्चारण देखें तो का, ठीक है, प्लस आधा का प्लस शा पे आ की मात्रा, ये ऐसे लिखा हुआ होता है कक्षा। क्या होती है ये? कक्षा होता है, कक्षा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा, ये क्या है आपका? संयुक्त वर्ण है। ओके, 17th है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ये आपके लायक नहीं है, ये का के बाद ही आएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको जब पढ़ा लूंगा, क्या आपका जो भी संधि है संधि पढ़ा लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको शब्दकोश देखना बताऊंगा कि शब्दकोश को हम कैसे देखें, तब वहां पर आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल कर सकते हो। ये सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। का के बाद जो है छा का स्थान आता है वर्णों में। ओके, 18वां वाला है, ज्ञ वर्ण निम्नलिखित में से किन वर्णों के संयोग से बना है? जब आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे जा और इया से मिलकर के आपका क्या बना हुआ है? आपका ज्ञ बना हुआ है। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जा पूरा दे दिया और पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा देगा कि आप तुरंत देख करके टिक लगा लें, जबकि होता क्या है? आधा जा और इया होता है तो क्या बनता है? ज्ञा, जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं? ज्ञा। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो यजमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यजमान। जो यज्ञ कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यजमान। ठीक है, तो अच्छा, कई लोग जजमान भी बोल देते हैं, जो कि गलत है। इनको बोलना क्या चाहिए? यजमान। यज्ञ बोलना चाहिए, यज्ञ, जबकि हम लोग बोलते हैं क्या है? यज्ञ बोलते हैं। ये भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया 2015 में। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को आप बहुत आसानी से पढ़ें, जितनी आसानी से आप पढ़ेंगे आपको आंसर जो है उतनी आसानी से मिलता हुआ चला जाएगा, और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, या कौन सा इसमें से अघोष वर्ण है? ध्यान देने वाली बात यह है, इनमें से सिर्फ एक अघोष वर्ण है हा। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक अघोष वर्ण है हा, क्योंकि सारे के सारे स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं? सारे के सारे स्वर सघोष होते हैं, और आ है आपका स्वर, तो ये अघोष हो गया। अघोष होते हैं कौन कौन से? किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके अघोष होते हैं, और सॉरी, ये क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं, और हा भी आपका क्या है? सघोष है। इनमें से सिर्फ एक सा जो है ये क्या है? आपका अघोष वर्ण है। मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, आप पिछला वीडियो देखें, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत आराम से मिलेगा। घा, घा का उच्चारण स्थान बोल करके देखें। घा क्या दांत से बोला जा रहा है? जी नहीं। घा क्या कंठ से बोला जा रहा है? जी नहीं। अब आप घा का उच्चारण स्थान बोल करके देखें, आपको लग रहा होगा कि ये कंठ से तो बोला ही नहीं जा रहा है। जो घा है आपका, ये कंठ से बोला नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं मूर्धा से बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं तालु से बोला जा रहा है, जबकि बात जो है ये गलत। ध्यान दो, जो आपका घा का उच्चारण स्थान है,
अगर हम सिर्फ घा के उच्चारण स्थान की बात करें तो ये आपके कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंठ ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं सर, आ होता है ना, आ होता है यानी आ होता है आपका, आहा होता है आपका, और क्या होता है सर आपका पूरा का पूरा का वर्ग होता है। क्या होता है, का वर्ग होता है, साथ में हा भी होता है। ये होती हैं आपकी कंठ ध्वनियां। तालु ध्वनिया की हम लोगों ने बात की थी तो अभी देखा था सर ई होता है, ई होता है, ई होता है, पूरा का पूरा आपका क्या होता है, चा वर्ग होता है, और क्या होता है, या होता है, और शा होता है। ये थी आपकी कौन सी ध्वनिया, तालु की ध्वनिया। कौन सी ध्वनिया थी आपकी, तालु की ध्वनिया। अगर हम लोग दांत की बात करें, सिर्फ दांत की, तो ता वर्ग पूरा का पूरा, ता था दा धा, ये आपका पूरा का पूरा ता वर्ग दांत से बोला जाता है, और सा दंत वाला सा आपके बोला जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले मूर्धा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूर्धा, तो आप एक नंबर लिख करके रखिए कि मूर्धा से जरूर पूछा जाएगा। इसमें क्या आता है, एक तो ऋषि वाला री आता है, पूरा का पूरा टावर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर आपके टावर्ग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये शाह आ जाएगा, मूर्धन्य शकार वाला शाह आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिए, बैंक परीक्षा 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। भैया संयुक्त व्यंजन आपको देख करके लग रहा होगा ज्ञा है, ये तो आपका अंगा है, ये तो आपका अड़ा है, संयुक्त है द्विगुण है। ढ़ा और अड़ा आपका क्या है, द्विगुण है। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये सर ये कौन सा है आपका, ये द्विगुण व्यंजन है। ये क्या है आपका, ये भी आपका द्विगुण व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, ये आपका द्विगुण व्यंजन है। ये क्या है आपका, ये पंचमाक्षर है। क्या है आपका, पंचमाक्षर। ठीक है, इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से मैंने आपको बताया था ता था दा धा, ता था दा धा, ये सारे के सारे ता था दा धा ना आपके कहाँ से बोले जाते हैं, आपके बोले जाते हैं दांत से। टा जो है ये दांत से नहीं बोला जाता है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो दंत से नहीं बोला जा रहा है। ओके, अगला है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। ये भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, बीएड 2003 में आया हुआ है, आगे चल करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अंतःस्थ के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं, अयोगभाग कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार कौन कौन से होते हैं। लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, अगला है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा, छह वर्ण किसके किसके संयोग से बना है। तो ध्यान देना, आधा का और शा, आधा पहला वर्ण जो होगा वो आधा ही होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहला वर्ण जो होगा आधा होगा, इससे मिलकर के ये बना हुआ है। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 10 11 12 13। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान देंगे अगर हम लेखन के आधार पर देखें तो 13 होते हैं, उच्चारण के आधार पर हम 10 होते हैं, इनको देख सकते हैं। तो 13 हो गए यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। अच्छा, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिया, क्या इया आपका स्वर है, जी नहीं, इया कौन सा है, ये तो आपका व्यंजन है, पंचमाक्षर वाला व्यंजन है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है, तो टा ठा डा ढा अड़ा आपका टा वर्ग है, घा आपका टा वर्ग नहीं है, 27वें का डी हो जाएगा आपका टा वर्ग नहीं है। अगला है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर हम लोग हिंदी वर्णमाला की बात करें तो व्यंजनों की संख्या देखो, यहाँ पर 35 आपको नहीं दिया है, जानबूझ के उसने 35 नहीं दिया है, 33 दिया, 36 दिया, 34 दिया और 32 दिया, यानी वो चाहता है कि आप 33 पर टिक लगाएं और यही आपका हो जाएगा सही। उसने द्विगुण व्यंजन को नहीं जोड़ा, मैंने आपको बताया था 33 व्यंजन तो होते ही होते हैं, 33 तो व्यंजन होते ही होते हैं, प्लस 2 आपके क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं आपके, द्विगुण व्यंजन होते हैं, जिन्हें हिंदी ने खुद विकसित किया। 4 आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 13 क्या होते हैं आपके स्वर होते हैं। इतनी चीजें मैंने आपको बता रखी है बहुत डिटेल में। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग इस चीज को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। लेट्स गेट विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल नाम से सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आप लोग अगर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, सॉरी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, विनेश क्लासेस
के ही नाम से, आप उस पर टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश स्वर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश स्वर की आपसे बात पूछ रहा है। तो अगर आपको मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर भी मैंने आपको बताया था, तो इनमें से आपको मैंने बताया था सर पश स्वर कौन सा है? आपका आ पश स्वर है। भैया अगर आपसे अग्र की बात पूछता कि सर अग्र स्वर बताएं, तो अग्र स्वर आप कौन कौन से बताते? इनको बताते हैं सर छोटी ई या ई, है ना, ई और ए, ये क्या है आपके अग्र स्वर हैं। अगर आपसे पूछता सर मध्य स्वर बताएं, कौन सा बताएं? सर मध्य स्वर बताएं, तो मध्य स्वर आपको पता है आ होता है, और पश स्वर में आपके कौन कौन से होते हैं? आ होता है सर, ऊ होता है। एक दूसरा पेन लेकर के हम आपको समझाएंगे जरा सा यहाँ पर। ओके, ये ले लेते हैं, ठीक है। आ तो आपने लिख लिया, आ हो गया, ठीक है सर। ऊ भी होता है, ठीक, आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, फिर क्या होता है आपका ओ होता है, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर? अव होता है, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर? ओ होता है, अव होता है और आ होता है, ठीक है। ये हो गए आपके कौन से? ये हो गए आपके पशु स्वर, ये हो गए आपके अग्र स्वर, ठीक है। और ये जो लास्ट में आपने देखा हुआ है, ये क्या हो गए आपके मध्य स्वर हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए आपके मध्य स्वर हो गए। तो तीन तरह से सर हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ढंग से, बहुत डिटेल से। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विसर्ग को हम लोग अयोग वाह कहते हैं, क्योंकि अन्य ही अर्थ ही क्या करते हैं? वहन करते हैं, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला है छा ध्वनि। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताएं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताएं। बच्चों वाली बात अगर आपसे कर रहा है तो आप बिल्कुल से इन्हें बच्चों वाले जवाब ना दें, इनको आप बहुत ढंग से ध्यान दें। आपको लगेगा कि सर काखा गाघा कहाँ से बोला जाता है? आपके जो का वर्ग है पूरा का पूरा, ये आपके कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। चाचा जाधा आपके कहाँ से बोला जाता है? तालब से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। पूरा का पूरा आपका क्या? चा छा जा झा इया। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं आता, इसमें और कौन कौन सा आता है? सर आप ई जोड़ लें, और क्या जोड़ लें? आप ई जोड़ लें, है ना, ई जोड़ लें, ई जोड़ लें, ये भी आता है। और या जोड़ लें, और क्या जोड़ लें? शाह जोड़ लें। यानी तालब से क्या होता है? पूरा का पूरा चा वर्ग होता है। पूरा का पूरा क्या होता है? चा वर्ग होता है। ई होता है, ई होता है, या होता है और शाह होता है। इतनी ध्वनियां जो है वो तालब से बोली जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओठ से तो पता है आपको, पापा बाबा बोला जाता है। दांत से भी पता है आपको जो है ताथा दादा ना बोला जाता है। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? भैया आपको पता है छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, शा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे सर छा जो है मिलकर के किससे किससे बना है, तो आप कहेंगे सर आधा का और शा से मिलकर के आपका छा बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे सर त्रा किससे मिलकर के बना हुआ है, त्रा, तो आप बताएंगे सर आधा ता प्लस रा मिलकर के बना हुआ है। और ज्ञा तो आपको पता है सर आधा जा और इया मिलकर के जो है आपका ये बना हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शा जो है ये मूर्धन्य शकार है, ये किसी से मिलकर के नहीं बना हुआ है। अगला बच्चों वाला फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से? भैया अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, अभी इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि तालव्य व्यंजन आपका चाछा जाजा इया, चाचा जाजा इया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका चाचा जाजा इया है। फिर उसके बाद हमने बताया था ई भी इसमें लिख दिए रहा है, और ई भी लिख दिया, ई लिख दिया, और क्या लिख दिया इसमें सर? या लिख दें और शा लिख दें। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा तालव्य व्यंजन हो गया, ठीक है सर। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखें, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सबकॉन्शियस माइंड लगाते हैं तो आपको आंसर आपके पास मिल जाएंगे। 34 नंबर, यारालावा किस वर्ग के व्यंजन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या ये तालव्य के हैं सर? क्या ये तालव्य के हैं? जी नहीं सर, ये तालव्य के नहीं है। तालव्य के होते तो तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। तालव्य के ये है नहीं, ठीक। आपसे कहे ऊष्म, क्या इनको बोलने पर ऊष्मा निकल रही है? नहीं सर, ऊष्म तो कौन कौन से होते हैं आपके? क्या होते हैं सर? शाह हम बोलते, शाह बोलते, सा बोलते, है ना, हा बोलते, सोम सोम सामो शाह शाय वाला, तो ये हो जाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन।
अंतःस्थ व्यंजन हम इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनको अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक एक चीज डिस्क्राइब किया है। य, र, ल, व, अंतःस्थ व्यंजन ये होते हैं। होठ तो आपको पता है, ओठ से पफ बाबा माँ करके हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। क्या आपको याद है कल की क्लास में मैंने बताया था अनुनासिक का मतलब जब आप बोलते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकालें, सांप की तरह फेफका मतलब निकालें, तो क्या हो जाएगा आपका? वो अनुनासिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे सर हर वर्ग के पंचमाक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हर वर्ग के क्या होते हैं? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। बाकी वो प्रथम चतुर्थ तृतीय नहीं होते हैं। हर वर्ग के पंचमाक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। ठीक है, पंचमाक्षर मतलब सबसे लास्ट वाला जो अक्षर होता है वो क्या होता है? आपका पंचमाक्षर, और वो क्या होता है? आपका अनुनासिक होता है। 37 देखते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। भैया हिंदी वर्णमाला में अब यहाँ पर देखो 8 दिया, 9 दिया, 11 दिया और 14 दिया। मतलब अब यहाँ पर आपसे 13 नहीं पूछ रहा है, ध्यान देना। 13 पूछा तो यहाँ पर आपको 13 ऑप्शन देता तब आप उसको सही करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आपको 10 भी नहीं दिया, ध्यान देना। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा होता तो आपको 10 स्वर देता, 10 क्या देता? स्वर देता। और अगर 10 नहीं देता तो 13 स्वर देता, अगर इस लेखन के आधार पर पूछता। लेकिन ना 10 दे रहा है ना क्या दे रहा है, 13 दे रहा है। तो आप यहाँ पर 11 ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे। और ये उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया सा भी क्वेश्चन आपके लिए बन गया। अगला है कंठ ध्वनियों का उदाहरण बताएं। इनमें से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कंठ ध्वनियां इनमें से कौन कौन सी हैं? तो ध्यान देना, अगर यहाँ पर कंठोष्ठ पूछा, सॉरी कंठ और ओठ को मिला करके कंठोष्ठ पूछा है, तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ को मिला करके यहाँ पर आपकी ये ध्वनियां होगी, कौन सी? कंठोष्ठ ध्वनियां होगी, ठीक है। आपकी जो है ये ध्वनि होगी आपकी कंठोष्ठ ध्वनि। ध्यान देना इस बात को हमारी जरा सा कि यहाँ पर का जो है सिर्फ कंठ से बोला जाता है, का जो है ये सिर्फ कंठ से बोला जाता है। लेकिन अगर हमने कहा और, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वैसे और, ठीक है, तो और हमने बोला तो यहाँ पर ये कंठोष्ठ हो गया। ए भी नहीं होगा, का भी नहीं होगा, ता भी नहीं होगा, सिर्फ और क्या होगा आपका? कंठोष्ठ। ओके, अगला है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। अब चारों ऑप्शन आपके विजिबल हो गए। बोल रहा है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भैया सही अनुक्रम होता है, सबसे छोटा होता है ध्वनि, फिर होता है शब्द, फिर होता है पद, फिर होता है वाक्य। यहाँ पर एक चीज ऐसे भी कर सकता था, ध्वनि, शब्द, पद, है ना। यहाँ पर उपवाक्य और फिर वाक्य दे सकता था, यहाँ पर एक शब्द उपवाक्य भी दे सकता था, तब आप यहाँ पर ध्यान देते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन था, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजनों ध्वनियों का सही क्रम। कंठ से शुरू करो और मुंह यानी ओठ तक आप जो है वो बाहर आएंगे। कंठ से शुरू करेंगे, ओठ तक जो है वो बाहर आएंगे। भैया तो लास्ट में तो ओठ आना चाहिए। देखो ओठ कितने आ रहा है लास्ट में? 1 2 3, एक ही में आ रहा है भैया, ये तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा और कुछ देखना ही नहीं है। ओठ तक उसने बोल दिया तो ओठ सबसे लास्ट में आएगा और एक ही ऑप्शन में आपका ओठ सबसे लास्ट में आ रहा है, इसलिए आपका ये हो जाएगा सही, ठीक है। ओके, 41 वाला देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर प्रयत्न के आधार पर बोले तो पार्श्विक ध्वनि है। मैंने आपको बताया था कि मान लो ये आपकी जीभ है, तो जब आप इसको बोलते हो तो जो हवा होती है ना जीभ के इधर से इधर, यानी दोनों पार्श्वों से निकल करके चलती है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? पार्श्विक ध्वनि हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर जो ला हो जाएगा आपका कैसा हो जाएगा? पार्श्विक ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर के आए हुए टॉप 41 क्वेश्चन को कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी सारी बातें, और बहुत अच्छे से आपने देखा सारा वीडियो। इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।